Hello students, today we will discuss about Kirchhoff law. It's very important topic and this law is used to determine EMF and current in complicated circuits. अगर complicated circuit की अगर हम बात करते हैं तो उस सर्किट में बहुत सारे बैटरीज कनेक्ट होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल, और आपको बोला जाता है कि इसमें से करंट निकालिए. So this type of circuit cannot be solved by using combination in series and parallel cell का जो फार्मूला है उससे आप नहीं निकाल पाते हैं. तो किरचॉफ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सिंपल रूल दिए हैं किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पर मैं एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की बात करूँगी. सो दिस सर्किट इज लाइक दैट. Here this is E1, EMF of second cell, internal resistance R1, this is R2, external resistance capital R, this is say R2, EMF of this cell is this one and internal resistance R3. So this type of circuit is given to you and आपको बोला जाता है इसमें करंट की वैल्यू सॉल्व करिए. So it is very difficult to solve this type of complicated problems. So to solve this problem, first we consider some terms जो आपको पता होनी चाहिए जब हम किरचॉफ लॉ को यूज करते हैं. तो किरचॉफ लॉ ने दो रूल दिए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. बट बिफोर डिस्कसिंग दैट लॉज we discuss basic term. First term is junction. ये वर्ड बहुत बार यूज होंगे जब आप इस टाइप के सर्किट्स के बारे में स्टडी करते हैं. सेकेंड थिंग इज ब्रांच एंड थर्ड इज लूप. वेरी बेसिक टर्म्स. नाउ फर्स्ट टर्म जंक्शन. ठीक है, जंक्शन आप सुनते भी हैं ना, रेलवे जंक्शन, मतलब जहाँ पर बहुत सारी ट्रेन्स आके मीट करती हैं. तो जंक्शन आप किस पॉइंट को कहेंगे जहाँ पर दो से ज़्यादा वेज हों. फिर से, जहाँ दो से ज़्यादा वेज हों. वे मतलब रास्ते, पाथ. तो यहाँ पर देखिए ये आपको एक नोड नज़र आई है, यहाँ पर एक नोड नज़र आई, दिस वन. तो यहाँ पर देखिए कितने रास्ते निकलते हैं. दिस इज़ वन, दिस इज़ टू एंड अगेन दिस इज़ थ्री. इन this point first, this is second, third and this is fourth. तो यहाँ पे 3 है, तो more than 2 को आप क्या बोल सकते हैं, जंक्शन बोल सकते हैं. So this is point A, this is point B. तो यहाँ पे A and B पॉइंट दोनों ही क्या है, जंक्शन है. तो इसको आप कैसे लिखेंगे, where more than 2 वेज मीट. ठीक है, जहाँ दो से ज़्यादा रास्ते आपको मिलते हुए दिखते हैं. सेकेंड यहाँ पे टर्म आती है ब्रांच. अब ब्रांच देखिए क्या होगा. अब जब हम ब्रांच की बात करेंगे तो ये एक जंक्शन है, दिस इज ऑल्सो जंक्शन. तो इसके बीच में जो होगा दैट इज ब्रांच. तो ज़रूरी नहीं है कि ये दो जंक्शन के बीच में एक ही ब्रांच हो. अब यहाँ देखिए ये फर्स्ट जंक्शन स्टार्ट किया आपने, यहाँ पे क्या मिला आपको, सेकेंड जंक्शन. तो इन दोनों जंक्शन के बीच में जो ये एग्जिस्ट करेगी दैट इज वन ब्रांच एंड दिस इज अगेन. अब यहाँ पे कितने हैं, 2 पाथ. तो ये दोनों जंक्शन नहीं है. तो अगर बी पॉइंट से आप यहाँ चलते हैं तो इस जंक्शन से पहले जो होगा बिफोर मीटिंग दिस जंक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे. क्लियर. दो जंक्शन के बीच में जो आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं. लेकिन इससे पहले होना चाहिए. यहाँ पर आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी जंक्शन पे. तो यहाँ पर एक आपने रास्ता देखा, दिस इज सेकेंड. तो जितने भी जंक्शन होंगे ब्रांच उससे 1 ऐड हो जाएगी. इफ 2 जंक्शन तो वहाँ पे ब्रांच कितनी बनेगी, 3.
इफ वन जंक्शन तो वहां कितनी ब्रांच होंगी, 2 ब्रांच होंगी। एंड थर्ड इज लूप। अब लूप किसको कहते हैं, जो एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ हो। सो ए बी दिस सी एंड डी, तो ये क्लोज पाथ बना ए बी सी डी ए, तो ये आपको एक लूप मिली। सेकेंड लूप हो सकती है ए बी से दिस इज ई एफ, ए बी ई एफ ए, तो ये आपको कौन सी मिली, सेकेंड लूप। थर्ड लूप देखिए जी एंड दिस इज एच, तो यहाँ पर एफ ई जी एच एफ, बट कंडीशन क्या है, लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो इस फिगर में 3 लूप आपने देखी, और इसमें लूप हो सकती हैं। इस कंप्लीट को आप लीजिए डी एफ ई सी डी, ठीक है, तो ये कंप्लीट भी एक लूप हुआ। तो आप अपनी मर्जी से लूप कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज 1 2 3, इस पूरे को एक लूप आप ले सकते हैं, इसको भी एक लूप ले सकते हैं, या कंप्लीट डी सी जी एच एंड डी, ये भी कंप्लीट क्या हुआ, एक लूप हुआ। तो जहां पे आपको क्लोज कंडक्टिंग पाथ मिलता है आप उसको एक लूप कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन क्या है, वो क्लोज होना चाहिए। जहां से आपने शुरू किया इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट भी वही होना चाहिए। सो दिस इज बेसिक टर्म junction, branch and loop. Okay, now we will see definition for junction, branch and loop. Junction, any point in electric circuit where 2 or more conductors are joined together. Say this is point A, तो यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, in this direction करंट फ्लो कर रहा है, in this direction, तो यहाँ पे कितने पॉइंट मिले आपको, 3 पॉइंट मिले। तो इसको हम क्या कहेंगे, जंक्शन, जहां पर करंट एंटर करते हैं या लीव करते हैं। सिमिलरली दिस बी पॉइंट, यहाँ पर देखिए 4 पाथ आर देयर, सो दिस इज कॉल्ड जंक्शन। सेकेंड, ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन 2 जंक्शन, 2 जंक्शन के बीच में जो लाई करती है उसको हम क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, 2 जंक्शन का बीच, है ना, तो ए एंड बी ये भी है, एंड ए एंड बी के बीच का पार्ट ये भी है, ए एंड बी के बीच में ये भी है। तो यहाँ पर जितने आप जंक्शन कंसीडर करोगे, ब्रांच उसके बीच का पार्ट होगा। थर्ड इज लूप, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, जो भी आप क्लोज कंडक्टिंग पाथ लेते हैं। अब ब्रांच की एक प्रॉपर्टी है कि जो ब्रांच होती है ए से बी अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। फ्रॉम ए टू बी अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ अगर करंट I1 है तो यहाँ से फ्लो करता हुआ यहाँ तक क्या रहेगा, सेम करंट I1। यहाँ जाके चेंज हो जाएगा जब हम सेकेंड जंक्शन की बात करते हैं। अगर ए एंड बी 2 जंक्शन के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पे जो करंट होगा I2 वो थ्रो आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रांच कि 2 जंक्शन के बीच में जो यहाँ पर ब्रांच होगी उसमें करंट सेम रहेगा। दैट ऑल्सो शोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज करंट वो क्या है, सेम है। ओके, दिस इज अबाउट बेसिक पॉइंट जंक्शन, ब्रांच एंड लूप। नाउ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और रूल, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन रूल। और ये करंट के बारे में है। हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ को यूज करते हैं सर्किट के अंदर करंट निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको हम करंट रूल भी बोलते हैं और इसलिए इसका नाम हमने रखा KCL, किरचॉफ करंट लॉ। क्लियर, तो ये तीनों इसी के नाम है, फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल एंड दैट इज करंट रूल। तो फर्स्ट लॉ की क्या स्टेटमेंट है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट or network, we can also say this is network, the algebraic sum of currents at a junction
इज इक्वल टू 0, कि एक जंक्शन पे करंट, जितने भी करंट होंगे उन सब का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए करंट 0 कब हो सकता है। अब करंट आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है, उसकी हम डायरेक्शन नहीं देखते, तो जब 0 होगा तो कुछ करंट पॉजिटिव होंगे, कुछ करंट नेगेटिव होंगे, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल करके इक्वल टू 0 देंगे। तो कुछ करंट एक जंक्शन के अलोंग, इफ आई कंसिडर दिस जंक्शन, तो एक करंट ऐसे एंटर कर रहा है I1, एक करंट ऐसे आया I2, ठीक है, ये करंट ऐसे जा रहा है I3, एंड दैट इज करंट ये बाहर निकला I4। दिस इज नोन एज जंक्शन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 करंट्स आर देयर, 2 करंट क्या हो रहे हैं इसमें एंटर कर रहे हैं, 2 करंट यहाँ पर लीव कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0, 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कन्वेंशन लेंगे कि जो आपके इनकमिंग करंट्स हैं, इनकमिंग करंट शुड बी टेकन पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इनकमिंग को अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो आउटगोइंग को आप पॉजिटिव ले सकते हैं, बट मोस्टली वी यूज कि इनकमिंग करंट पॉजिटिव, दैट इज साइन कन्वेंशन वी यूज हियर। एंड सेकेंड इज आउटगोइंग करंट should be taken negative. Clear? Now apply this mathematically. इस स्टेटमेंट को आप कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ I इक्वल टू 0, algebraic sum of all currents in electric circuit at a junction is equal to 0. Now how much current, 4 currents are there. फर्स्ट करंट I1 एंटर कर रहा है तो आप इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। सेकंड करंट I2 एंटर कर रहा है जंक्शन में, इसको आप पॉजिटिव लेंगे। थर्ड करंट लीव कर रहा है, बाहर जा रहा है, माइनस I3। फोर्थ करंट क्या हो रहा है, लीव कर रहा है, माइनस I4। एंड सबको हमने क्या लिखा, इक्वल टू 0। फर्दर वी कैन राइट दिस I1 प्लस I2 एंड दिस इज I3 प्लस I4। तो यहाँ से हम एक स्टेप करके इस वाले रूल से हम क्या निकाल सकते हैं, फर्दर एक स्टेटमेंट और हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जितना करंट एंटर कर रहा है एक जंक्शन पे, दैट इज इक्वल टू लीविंग दैट जंक्शन। ठीक है, ये भी ठीक है कि जितना करंट एंटर किया उतना ही क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर इसने कोई भी करंट कंज्यूम नहीं किया, यहाँ पर इसके पास कोई भी करंट को निकालने के लिए कोई सोर्स नहीं लगा है। यहाँ पे ये क्या करता है, जंक्शन जितना करंट एंटर करा उतना ही बाहर भेज देता है। क्लियर? तो ये किसको फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, कि जितना चार्ज आया उतना ही चला गया। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, जितना इसके पास आता है वो उतना ही उसको आगे सेंड कर देता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, करंट entering in a junction is equal to current leaving that junction, or from here we can say incoming current is equal to, that is outgoing current, कि incoming current is equal to outgoing current. From here we can say this is both current are equal. ठीक है, and second thing we also say this law is based on principle of conservation of charge.
ठीक है, जल्दी से इसका हम क्विक रिव्यू ले लेते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, दिस इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन रूल, करंट रूल known as KCL and it is based on principle of conservation of charge. ठीक है, second thing, in an algebraic electric current, the algebraic sum of current at a junction is equal to 0. जो इनकमिंग करंट होगा उसको आपको लेना है पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट को आप लेंगे नेगेटिव। देन मैथमेटिकली वी कैन से algebraic sum of all current equal to 0 at a junction. उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया, इसमें हमने देखा इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट दैट इज इक्वल, तो यहाँ से सेकेंड स्टेटमेंट आई, करंट एंटरिंग इन ए जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग दैट जंक्शन. सो दिस इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ. Now we will see Kirchhoff second law, and second law is used to determine potential difference or EMF in electric network. First law आपको बताता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में या नेटवर्क में करंट आप कैसे निकालेंगे और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट उससे निकाल सकते हैं आप. किरचॉफ सेकेंड लॉ दैट टेल्स अबाउट वोल्टेज और EMF, ये वोल्टेज निकालता है. सो दिस लॉ ऑल्सो इज नोन एज लूप रूल. लूप रूल मतलब ये सिर्फ एक क्लोज लूप पे ही लगेगा, एंड KVL रूल भी हम इसको बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. स्टेटमेंट ऑफ दिस इज अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए नेटवर्क द algebraic sum of changes in potential must be 0. ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लोज लूप लेते हैं तो उसके अंदर जो चेंज होगा पोटेंशियल के अंदर, जितने पोटेंशियल हम लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, सब किसके इक्वल होंगे, 0 के. इफ आई कंसिडर हियर दिस इज सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमने लिया, सेकेंड सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड हियर external resistance is connected like this. This is A1, R1, A2 and this is R2. A point, B point, this is C, D, E and F. Clear? Now around any closed loop. तो यहाँ पर देखिए ये एक क्लोज लूप है, A, B, F, E, A, A, C, D, B, A, दो, ठीक है, C, E, F, D, C. तो यहाँ पर कितनी लूप है, 3 लूप आर देयर. तो यहाँ पर जो चेंजेस इन पोटेंशियल होगा दैट मस्ट बी 0. अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ चले, A से E, तो क्या यहाँ पर कोई एलिमेंट है, नो. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है क्या उसमें चेंज होगा, नहीं होगा. अब अगर हम A से B जाते हैं, यहाँ पर क्या मिला आपको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो A एंड B के बीच में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा. यस, बिकॉज यहाँ पर हमने जो लोड लगाया है उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. यहाँ पे EMF है, यहाँ से ऐसे चला, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिले, एलिमेंट्स मिले. तो अब अगर हम A एंड F इसके बीच में अगर हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे भी चेंज होगा. इट मीन्स अक्रॉस एलिमेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या लगाए हैं, ये आपने बैटरी लगाई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो जब हम A और E पॉइंट की बात करते तो यहाँ पे बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं था, तो पोटेंशियल में चेंज इक्वल टू 0. लेकिन जब कोई एलिमेंट आता है और हम उसको क्रॉस करते हैं, then we see 2 point, then there must be potential difference between these 2 points. Clear this point? यहाँ फिर से देखिए A से आप C गए, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पोटेंशियल का चेंज नहीं हुआ. लेकिन जैसे आप यहाँ से क्रॉस करते हैं तो A एंड D पॉइंट, इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल चेंज होगा. तो आपको क्या करना है, एक क्लोज लूप लेनी है, उसके अंदर जितना भी पोटेंशियल का चेंज आया, यहाँ चेंज आया, यहाँ चेंज आया, उन सब का सम करके आपको इक्वल टू 0 लेना है. ये तो हुई आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट, द algebraic sum of the EMF in any loop of a circuit is equal to the sum of the product of current and resistance in it. तो इस रूल को आप दो तरीके से लिख सकते हैं. फर्स्ट आप लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0, जितना भी चेंज आया पोटेंशियल में उसको आपने क्या लिखा, इक्वल टू 0. एंड बाय ओम्स लॉ आपने देखा V इज इक्वल टू IR.
अगर आप करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो भी आपको किसके बारे में बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो या तो आप चेंज करके उसको पॉजिटिव कर दीजिए या फिर किसकी फॉर्म में निकाल दीजिए, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो दोनों ही आपकी सिमिलर बातें हैं, आप इसको किसी भी एक मेथड से यूज कर सकते हैं, आइदर यूज दिस वन और दिस वन। मेनली जब हम यूज करते हैं तो हम इस फॉर्म को लेके चलते हैं कि आपको जो ईएमएफ दिया है उन सबका एल्जेब्रिक सम इक्वल टू जितने भी रेजिस्टेंस आए उनको मल्टीप्लाई करिए करंट के साथ, और अगर 3 कंपोनेंट्स एलिमेंट्स हैं तो उन तीनों को ऐड कर दीजिए। इफ देयर आर मोर देन 3 तो उन सबका सम आपको क्या दे देगा, डेल्टा ई की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू देगा। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ सेकंड रूल। नाउ आपको देखने हैं सम साइन कन्वेंशन फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले अगर आपको गिवन है कि करंट ऐसे जा रहा है, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड आई करंट इज फ्लोइंग लाइक दैट। तो करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम यस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर, ठीक है, इसमें आप एक्सपर्ट हो गए हो। करंट कैसे फ्लो करता है एंड सेल के अंदर से कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम लो टू हाई। और अगर हम सेल की बाहर की दुनिया की बात करें तो हमेशा कैसे चलता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल पे एंड नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल पे। तो करंट कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट की बात करती हूँ, दिस इज P पॉइंट एंड दिस इज Q पॉइंट, एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, तो Vp माइनस VQ। अब Vp क्या है, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव है, Q क्या है, लो पोटेंशियल नेगेटिव है। ज्यादा में से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो ये हमने साइन कन्वेंशन बना लिया कि जब करंट फ्लो कर रहा है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ तो आप उसको कैसे कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। नाउ सेकंड आपने लिया, अपने डायरेक्शन रिवर्स कर दें लाइक दिस, दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट P। अब हम डायरेक्शन कैसे लेके चल रहे थे, ऐसे, ठीक है, हमें मेजरमेंट ऐसे करना था। तो यहाँ पे एक नई चीज आप पढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। ये आपने पहले कभी नहीं किया कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी भी डायरेक्शन लेते हैं। तो यहाँ जब हम केवीएल रूल पढ़ते हैं तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी क्या डायरेक्शन होगी। तो अगर आप घूमते हैं ऐसे, है ना, ऐसे गए और ऐसे आए और सेम पॉइंट पहुंच गए। सेकेंड थिंग, आप ऐसे आए और ऐसे गए, तो दोनों डायरेक्शन आप कैसे पढ़ते हो, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो वहां पर डिफरेंस आ जाता है, दोनों में आप पहुंचे इसी पॉइंट पे, आपने ऐसे राउंड किया और ऐसे गए, ठीक है। सेकंड में आपने ऐसे राउंड लिया, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करते हो तो एक डायरेक्शन को आप बोलते हैं क्लॉकवाइज एंड सेकंड को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो वो चीज यहाँ पर मैटर करेगी कि आप कैलकुलेशन किस डायरेक्शन में करना चाहते हो। फिर से कि आपको कैलकुलेशन किस डायरेक्शन में करनी है, दैट मैटर इन केवीएल रूल। तो यहाँ पर कैलकुलेशन हम कैसे करना चाहते हैं, ऐसे डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, है ना। आप भी ऐसे करना चाहते हो, करंट भी ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव। अब आप डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन चाहते हो ऐसे, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ऐसे चाहते हो, लेकिन करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, अपोजिट। जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। तो यहाँ पर Vp माइनस VQ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। So these sign conventions are very important. Please note down these points. Second thing यहाँ पे आती है about sign of this EMF. Sign of this EMF. This is positive, this is negative. तो यहाँ पे EMF का साइन आप क्या लेंगे, तो again we consider direction of calculation. Direction of calculation, है ना। अगर आप जा रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव तो पहले आपको कौन सा साइन मिला, पॉजिटिव, तो आप इस ईएमएफ को क्या लेंगे, प्लस ई। एंड इफ डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन आपने ये ली,
अगेन, एंड आपको पहले कौन सा साइन मिला, नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर हम ईएमएफ का सिंबल क्या लेंगे, माइनस ई। यहाँ पे ईएमएफ को ई से नहीं डिनोट करना, यहाँ पे ईएमएफ को इस सिंबल से डिनोट करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप बेंड करके बनाएंगे ई को। नाउ क्लियर, दिस साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे टू सॉल्व दिस केवीएल रूल और दिस टाइप ऑफ सर्किट। So note down this all points. Now we apply KVL and KCL in this type of network. अब जो आपको साइन कन्वेंशन बताए गए हैं वो जब आप रिफ्रेशर बुक पढ़ते हैं या अलग अलग राइटर की बुक पढ़ते हैं वहाँ पे डिफरेंट गिवन होंगे, या अलग अलग टीचर साइन कन्वेंशन अलग बताते हैं, लेकिन आप जो भी फॉलो करेंगे आंसर एक ही आएगा। प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, आप सिर्फ एक ही साइन कन्वेंशन को यहाँ पे अप्लाई करें। अगर आप चेंज करोगे कंफ्यूज होंगे एंड देन प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। तो जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसके साइन कन्वेंशन या फिर किसी टीचर के बताए साइन कन्वेंशन हमेशा अलग अलग होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज करेंगे। एक ही साइन कन्वेंशन आपको याद रखने हैं। ये हुई आपके साइन कन्वेंशन की बात। सेकेंड थिंग, जो आपके केवीएल एंड केसीएल रूल है वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं। इसका मतलब आप कहीं से भी सर्किट को चूज कर सकते हैं, कोई भी जंक्शन आप ले सकते हैं, वहाँ पे आप अपने साइन कन्वेंशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको जो जंक्शन है पहले उसको कंसिडर करना है, उसके बाद पहले हम लगाएंगे उसके ऊपर किरचॉफ करंट लॉ, उसके बाद ही केवीएल लगेगा। इट मीन्स दोनों लॉ आपको एक ही सर्किट में अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, हमें चूज करना है एक क्लोज लूप। क्या करना है, कोई भी क्लोज लूप लेना है। अब यहाँ पर देखिए कितने क्लोज लूप हैं, तो इन क्लोज्ड लूप, अब इसमें आप किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है। अगर हम जंक्शन से शुरू करते हैं तो वो इजी रहता है, तो ये मैंने जंक्शन यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो आप कोई भी जंक्शन चूज करिए, सी देन एफ, ऐसे भी जा सकते हैं आप, दिस इज ई। तो इसमें आपकी चॉइस है, आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। सी देन डी, ई, एफ एंड अगेन सी। तो ये क्या बनी आपकी एक क्लोज लूप। सेकेंड क्लोज लूप क्या होगी इसमें, सी बी ए एफ सी, ये भी एक क्लोज लूप है। थर्ड क्लोज लूप क्या हो सकती है, ये कंप्लीट थर्ड इन क्लोज लूप बी बी सी डी ई एफ ए एंड बी। तो इस सर्किट में सिर्फ 3 ही है, फोर्थ आपका लूप नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्लोज लूप हुए। स्टेप सेकंड होगा इसमें केसीएल रूल आप लगाएंगे, अप्लाई केसीएल रूल। केसीएल रूल मतलब आपको करंट को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। अब करंट को रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इफ आई कंसिडर दिस सी पॉइंट, तो यहाँ पे करंट ऐसे होगा, I1 यहाँ अलग जाएगा, I2, ओके। नाउ यहाँ कितना करंट होगा, ठीक है, I3, लेकिन यहाँ पर कितने वेरिएबल हो गए, 3। तो आप 10th क्लास में सॉल्व करते थे, अगर 3 वेरिएबल है तो उसके लिए आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, क्लियर है। तो यहाँ पर हम उस चीज को अवॉइड करने के लिए, मिनिमम इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ कम से कम वेरिएबल अगर हम लेंगे, तो यहाँ पर I3 की बजाय हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर I1 करंट यहाँ जा रहा है, I2 करंट यहाँ जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, लीविंग द सर्किट या जंक्शन, तो ये क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो रूल क्या कहता है, जितना करंट लीव करेगा उतना ही एंटर करेगा। इट मीन्स I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। फिर से समझिए, किसी जंक्शन पे जितना करंट लीव करता है उतना ही एंटर करेगा। अगर यहाँ पर लीव कर रहा है I1, इस साइड कर रहा है I2, देन इफ हियर I3, तो ये I3 की वैल्यू को हम I1 I2 में कैसे लिख सकते हैं कि ये लीव कर रहा था, ये एंटर कर रहा है,
तो ये एंटर कर रहा है तो कितना करेगा I1 प्लस I2, ठीक है। अब यहाँ पर करंट कितना रहेगा I1 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 I1। जैसे ही दूसरा जंक्शन होगा वहां से करंट कितना आ रहा है I1 प्लस I2, ठीक है। अब इधर से देखिए यहाँ से चला I2, यहाँ से चला I1, दोनों मिलके यहाँ कितना चल रहा है I1, यहाँ भी कितना आया I1, यहाँ कितना चला I2, यहाँ करंट कितना है I2, यहाँ कितना होगा I2, फिर यहाँ पे दोनों मीट करके कहाँ जाएंगे इन दिस। अब यहाँ पर कितना अगेन I3, दोनों मिक्स हो गए I1 प्लस I2। इट मीन दैट शोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एवरीवेयर, जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे ये शो करेगा। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट आप किसी भी मैनर से कर सकते हैं, सिर्फ आपको याद रखना है कि जंक्शन पे करंट आपका डिवाइड हो जाएगा। दूसरे यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ से करंट आया, यहाँ से आया, यहाँ पे ये मीट करके यहाँ पे करंट की वैल्यू अलग होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है केसीएल रूल में। स्टेप थ्री में आपको करना है लूप की डायरेक्शन चूज करनी है। चूज लूप डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ इन दिस डायग्राम आई चूज दिस डायरेक्शन, तो कौन सी डायरेक्शन हुई क्लॉकवाइज। इजी क्या रहता है, जो आपने करंट की डायरेक्शन ली है वही डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन रखिए ताकि आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर आप दूसरी डायरेक्शन लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर नेगेटिव भी आएगा, साइन कन्वेंशन आपने प्रॉपर यूज किए हैं तो रिजल्ट आपका वेरी नहीं करेगा। तो नाउ स्टेप फोर्थ में आप क्या करेंगे, अप्लाई केवीएल रूल। अब वोल्टेज रूल आपको लगा देना है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्लोज लूप। इन क्लोज्ड लूप सी डी ई एफ सी, तो हमने ये ली लूप सी डी ई एफ सी। तो इसके अंदर आप देखिए क्या करना है, आपको समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल लेना है, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या पोटेंशियल चेंज होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं आया। फिर जब करंट यहाँ पास करेगा, रेजिस्टेंस से पास करेगा, तो क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। वोल्टेज में कुछ ना कुछ क्या आएगी, ड्रॉप आएगी। तो कितना ड्रॉप आया, तो कैसे निकाल सकते हैं ड्रॉप को, V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम यहाँ पे जो करंट है उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। अच्छा, सेकेंड थिंग हमें क्या देखनी है, करंट की डायरेक्शन ये है, हम भी ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सेम है तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, पॉजिटिव I1 R3। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ से करंट ऐसे चला और इधर आया। ओके, अब हम कैसे चल रहे हैं, ऐसे, डायरेक्शन भी कैसे है करंट की, ऐसे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पहले क्या साइन मिला, नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो ईएमएफ कैसा हो जाएगा, -E2, ठीक है। जो हमारी डायरेक्शन होती है वहां पर हमें जो पहला साइन मिलेगा ईएमएफ का, हम वही लेंगे। उसके बाद ऐसे चल रहा है करंट, ऐसे चला, ठीक है। अब यहाँ पर करंट कितना है, यहाँ पे देखिए कितना आया I1, यहाँ से कितना आ रहा है I2, यहाँ करंट कितना है I3। तो डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर करंट कैसे चल रहा था, लाइक दिस, और हमारी डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है, तो क्या आएगा साइन -I3 एंड R2। अब देखिए लूप क्या हो गई है, खत्म। लूप खत्म होने पर हम इसको क्या लिख देंगे, इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से देखिए करंट डायरेक्शन दिस वन, यहाँ पे पॉजिटिव बिकॉज दैट इज डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। यहाँ पे आने पे हमें क्या मिला, पहले नेगेटिव साइन, ठीक है। अब ऐसे चल रहा है करंट, हमारी डायरेक्शन ऐसे चल रही है, लेकिन यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, दिस वन। तो करंट की डायरेक्शन ये है और हम कैसे आ रहे हैं, क्लॉकवाइज ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसको माइनस लेंगे, ठीक है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, I1 R3 -I3 R2 इक्वल टू E2।
that also satisfies second statement of KVL. second statement क्या थी? जो EMF है वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस। जो यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको करंट के साथ मल्टीप्लाई करिए, वो आपको क्या देगा? EMF की वैल्यू। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट फुलफिल करती हैं। दिस इज KVL रूल। अब इसमें एक छोटी सी बात आती है, EMF क्या होता है? EMF बैटरी का होता है जो क्या करता है? एनर्जी देगा काम करने के लिए। अब ये EMF किसको लोड लगाते हैं हम, उसको क्या देता है? एनर्जी देता है। ओके, एंड दैट कंज्यूम्ड बाय दिस रेजिस्टेंस। EMF ने क्या दी? एनर्जी दी काम करने के लिए, और कंज्यूम किसने किया? रेजिस्टेंस ने। तो यहाँ पे जितनी एनर्जी EMF ने दी, बैटरी ने दी, सेल ने दी, वो किसने कंज्यूम कर ली? रेजिस्टेंस ने। तो इट मीन्स जो एनर्जी दी है वही क्या हो गई है? कंज्यूम हो गई है, क्योंकि बीच में ना ही एनर्जी क्रिएट हुई ना ही डिस्ट्रॉय हुई। तो ये जो KVL रूल है ये किसको फॉलो करता है? किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितनी एनर्जी देता है सेल उतनी एनर्जी कंज्यूम कौन कर लेता है? लोड या रेजिस्टेंस कंज्यूम कर लेता है। सो दिस KVL second law, KVL is based on principle of कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ बेस है चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, एंड सेकंड KVL लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट मीन्स किरचॉफ लॉ कोई नया लॉ नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ते हैं, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करते हुए किरचॉफ ने ये 2 लॉ दिए। एंड दिस लॉ इज वेरी यूजफुल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट एंड EMF in an electric network. When we solve this type of complicated problem, we have to remember all these points of sign convention as well as closed loop rule, clockwise, anti-clockwise, then implement this KVL and KCL rule. क्लियर? अब ये 2 लूप मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को सॉल्व करिए। फर्स्ट लूप मैंने सॉल्व की है, ठीक है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन इम्प्लीमेंट करिए एंड देन शो मी योर रिजल्ट इन मैनर ऑफ EMF E1 एंड E2। थैंक यू।